फ्रेंड्स। हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 मॉडल पेपर हिंदी, जो कि 2024 में अभी आप लोगों का बोर्ड एग्जाम होने वाला है। उसी के बेस पर यह मॉडल पेपर हम लोगों को यूपी बोर्ड संस्था द्वारा भेजा गया है। इसमें कंप्लीट इसका सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगा, जिस तरीके से हमें पेपर में इसे सॉल्व करना होता है। सेम उसी तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, आपको बताएंगे हर एक क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन उसका आप लोगों को बताया जाएगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, हो सकता है कि इसे 2 पार्ट में दिया जाए। कोशिश रहेगी एक ही पार्ट में इसे कंप्लीट करने की, लेकिन यदि समय को देखते हुए जैसे अभी हमें ऑफलाइन क्लास लेने भी जाना है तो हो सकता है समय ना मिल पाए। अगर हो जाता है उतने समय में कवर तो कंप्लीट करा दिया जाएगा, और नहीं हो पाता है तो सेकंड पार्ट में दूसरे पार्ट में आपको ये मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि 15 मिनट आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया जाता है, ये आप पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। तो इसमें 5-5 नंबर आपको गद्य और पद्य से मिलेगा, जिनका आप लोगों को बहुविकल्पी यानी खंडका के रूप में दिया गया है। इनमें आप लोगों को सही ऑप्शन चूज करना है, यानी आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार दामोदर शर्मा हैं। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार दामोदर शर्मा हैं। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। भारतेंदु युग की पत्रिका कवि वचन सुधा है। भारतेंदु युग की पत्रिका कवि वचन सुधा है। इसके संपादक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। यह एक समाचार पत्र है। आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ। तो हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ 1900 ईस्वी में हुआ। संवत की बात करेंगे, जो पहले उत्थान का बात करता है तो 1950 बताता है, लेकिन यहाँ इसका आंसर रहेगा 1900। सेवा सदन के रचनाकार प्रेमचंद जी हैं, और यह एक उपन्यास है। सेवा सदन के रचनाकार प्रेमचंद जी हैं, और यह एक उपन्यास विधा की रचना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो इसमें देखेंगे, ठीक ना। आगे हम लोग देखते हैं तो इसमें है हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी। हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी का श्रेय दिया जाता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़े से गलत पूछे गए हैं कि हिंदी की प्रथम कहानी का आधुनिक श्रेय, यानी कि कहानीकार का श्रेय देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कहानी लिखा है तो कहानी रहेगी इंदुमती, और इसके रचनाकार है किशोरी लाल गोस्वामी जी। कहानी इंदुमती है और इसके रचनाकार गोस्वामी जी हैं, किशोरी लाल गोस्वामी जी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सेकंड रहेगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, इसमें आपका सही ऑप्शन पद्मावत रहेगा, क्योंकि पद्मावत जो है इसमें केवल आदिकाल का है, ग्रंथ नहीं है। ये भक्ति काल का ग्रंथ है, बाकी सभी के सभी आदिकाल के ग्रंथ हैं। पद्मावत को जयसी द्वारा लिखा गया है, ठीक नहीं। जयसी की यह रचना है, और यह एक आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, भक्ति काल का ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है। तो आदिकाल का संबंध भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा से है, ठीक ना। कृष्ण भक्ति शाखा से है। ऑप्शन आपका यहाँ पे लास्ट वाला रहेगा, यानी कि ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे देखेंगे श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं। श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि सूरदास जी हैं। श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि। चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा यह एक काव्य है, और इसकी रचना गजानंद मुक्ति बोध ने की है। गजानंद मुक्ति बोध ने इसकी रचना की है। यह एक काव्य है। ऑप्शन आपका पहला इसमें सही रहेगा। और इसकी रचना की अगर बात करें तो इसकी रचना गजानंद मुक्ति बोध ने की है। आपका लास्ट यहाँ पे अब क्वेश्चन बचता है, जो कि कबीर को बाड़ी के डिटेक्टर हैं, ऐसा कथन किसने कहा था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था, क्योंकि कबीर दास जी अपनी बातों को सीधे कह देते हैं, बिना जो है इधर उधर की बात को किए सीधे अपनी बातों को कह देते हैं, इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें बाड़ी के डिटेक्टर कहा था। कबीर बाड़ी के डिटेक्टर हैं, ऐसा कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर जी के लिए कहा था।
तो ये आपका कंप्लीट जितना बहुविकल्पी 10 क्वेश्चन थे उसका हम लोगों ने आंसर देख लिया है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं गद्यांश की तरफ। तो इसमें हम इसके साथ संदर्भ देते हुए किसी एक के इसके बारे में मतलब किसी एक के बारे में बताना है, यानी कि इसमें अथवा करके आपका दिया रहेगा। देखते हैं हम इसको, ठीक, एक एक को हम देखते हैं। अथवा करके आपको दिया जाएगा 10 क्वेश्चन, 10 नंबर का यह एक क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को हम दिखा देते हैं, दो इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। एक तो ये है जंगल में जिस प्रकार से लता, और एक नए शब्द नए मुहावरे। तो दो अथवा करके दिया गया है, इसमें से किसी एक को करना होता है। तो इसमें से हम किसी एक को कर देते हैं। चलिए हम सबका पहला जो है सॉल्व कर देते हैं। तो इसमें पहला हम देखते हैं, तो पहला क्या है हमारे सामने, इसका संदर्भ की अगर बात करेंगे तो ये इसमें जो है जिस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी तरीके से आप आंसर दीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले आप देखते हैं, देख लीजिए कि इसमें पाठ और लेखक का नाम पूछ रहा है। तो इसमें आप थोड़ा सा पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे किस चैप्टर का ये है। तो जंगल में जिस प्रकार से अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने आदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपने संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। यानी हमें ये पता चल गया है कि ये राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से है। तो हमें लिखना है कि इस पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, और इसके लेखक हैं आप जानते हैं राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ के रचनाकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। तो यहाँ पे हो जाएगा पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप और लिखने वाले वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अब बात करना है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या केवल इतने ही आपकी रहेगी, जो ये समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का सुखदायी रूप है। इसका एक लाइन में अगर लिखना चाहेंगे तो आप ये लिख सकते हैं संयोज्यता से, यानी कि नियमित रूप से जीवन को, नियमित रूप से जीवन जीने से हमारे राष्ट्र को सुख देने वाला रूप प्राप्त होता है। लेकिन हम लोग इसे जोड़ते हुए लिखेंगे, जिस तरीके से इसमें लेखक जो है अपना उदाहरण देते हुए देते हैं, तो हम इस तरीके से बताएंगे, कहेंगे कि लेखक ने उदाहरण देते हुए समझाते हुए कहा है कि जिस प्रकार अनेक नदियों जल जल समुद्र में मिलकर एक बनता है, उसी प्रकार या उसी तरह राष्ट्रीय जीवन की तरह, यानी कि जो राष्ट्रीय जीवन की अनेक पद्धतियां होती हैं, ये राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। यानी समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र को सुख देने वाला रूप प्रदान करता है। तो ये इसकी व्याख्या रहेगी, आपके रेखांकित अंशों की व्याख्या है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं कि प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है। तो जंगल में क्या क्या मिलता है, जंगल में अनेक लताएं मिलती हैं, अनेक वृक्ष मिलते हैं, अनेक वनस्पति मिलती है, जो अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मेलन से अविरोधी स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो ये नहीं लिखेंगे, फिर भी आप इतना लिख दीजिए, अनेक लताएं, अनेक वनस्पति और वृक्ष मिलते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है। तो जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे समुद्र से मिलता है। जल प्रवाह नदी के रूप में समुद्र से मिलता है। और लास्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में क्या प्राप्त करती हैं, क्या प्राप्त कर रही हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा समन्वय प्राप्त कर रही हैं। ये आपके 10 नंबर यहाँ से पक्के हो गए, यानी 10 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, अथवा वाला नहीं करना होता, यानी केवल एक ही करना होता है। बाकी वही बात है कि अगर इसको आप करना चाहें तो प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। भाषा और आधुनिकता नामक पाठ से लिया गया है, ठीक ना, भाषा और आधुनिकता नामक पाठ से लिया गया है। और यदि बात करें इसके रचनाकार की तो प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं, लेकिन हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि अथवा में एक ही करना होता है। ठीक, अभी हमको बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वगैरह सब सॉल्व कराएंगे। आप लोग बस इसी चैनल पे हमारे साथ बने रहिएगा। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं अब जो है, जो हमारा अभी उधर आपका गद्य था, अब हम पद्य देखने वाले हैं। और पद्य में भी 10 नंबर के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी अथवा करके दिया रहता है और किसी एक को करना होता है। तो आइए सबसे पहले इसमें पाठ और कवि का नाम लिखना होगा। पाठ और कवि का नाम आप लोगों को लिखना है। तो सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं पाठ की। तो अगर पाठ की बात करेंगे तो ये पाठ है आपका श्रद्धा और मनु, यानी कि नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधकुलांग। ये आप पहचान जाएंगे कि यहाँ पे मनु, यहाँ पे श्रद्धा की जो है
शरीर का वर्णन हो रहा है। तो यहाँ पे जो है आपको ये जानकारी हो जाएगी कि किस पाठ का है। तो यहाँ पे श्रद्धा और मनु नामक पाठ से लिया गया है। इसके अगर कवि की बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश यानी यहीं तक है, लेकिन हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि इसका जो है पूरा टोटल यानी व्याख्या देखने की। बाकी यहीं तक का आप लिख देंगे, फिर भी कोई दिक्कत इसमें नहीं है, लेकिन बेस बनाते हुए आप पूरा लिखना ही पड़ता है। तो आइए व्याख्या भी इसकी देख लेते हैं कि नील परिधान बीज सुकुमार। तो नील मतलब नीला, परिधान मतलब वस्त्र, बीज सुकुमार यानी सुंदर खुल रहा मृदुल अंग यानी कोमल अधखुला जो आधा खुला हुआ अंग दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि नीले यानी कि जो वहाँ पे भेड़ के नीले वस्त्रों को उन्होंने धारण किया है, तो उसके बीच में जो कोमल सुंदर अधखुला अंग दिखाई दे रहा है, यानी श्रद्धा का अधखुला अंग नील परिधान यानी नीले वस्त्रों के बीच में, सुंदर नीले वस्त्रों के बीच में उनका कोमल अधखुला हुआ अंग दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार से दिखाई दे रहा है जैसे खिल रहा हो, जैसे खिली हो बिजली का फूल, जैसे खिला हुआ हो मेघ बन यानी बादल रूपी जंगल में, जैसे बिजली का फूल खिला हुआ हो गुलाबी रंग का, जैसे बिजली का फूल खिला हुआ हो। उसी तरीके से श्रद्धा का यहाँ पे श्रद्धा के शरीर का वर्णन किया जा रहा है, श्रद्धा का वर्णन किया जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनका अधखुला अंग उसी तरीके से दिखाई दे रहा है नीले वस्त्रों के बीच में, जैसे बादल रूपी जंगल के बीच में, यानी बादल रूपी नीले नीले जंगल के बीच में गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हुआ रहता है। उसी तरीके से उनका शरीर दिखाई दे रहा है, उनके अधखुले अंग दिखाई दे रहे हैं। फिर कहते हैं कि ओह यानी कि अरे वह पश्चिम के व्योम, यानी जब पश्चिम की तरफ सूर्य जैसे डूबने के लिए अस्त होने के लिए जाता है, तो बीच जब घिरते हों घनश्याम, यानी जब काले काले बादलों के बीच में सूर्य जो है घिर जाता है चारों तरफ से, तो वह जो है उसी तरीके से दिखाई दे रहे हैं इनके मुखमंडल, यानी उसी तरीके से इनके रवि मंडल, यानी यहाँ बताया जा रहा है अरुण यानी कि लाल रवि मंडल, यानी सूर्य का मंडल जो है उनको भेदता हुआ दिखाई देता है। संविधान यहाँ पे क्या करें, जैसे उसको भेदता हुआ, बादलों को भेदता हुआ जैसे सूर्य की किरणें जो है वहाँ पे दिखाई देती हैं, तो उसी तरीके से बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो श्रद्धा है, ठीक है ना, श्रद्धा है, तो श्रद्धा का यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये श्रद्धा जी हैं और उनके जो है मुखमंडल पे ये दोनों तरफ से बाल जो है छाए हुए हैं, ये बाल छाए हुए हैं, और उसी तरीके से वो दिखाई दे रही हैं कि जैसे जो है श्रद्धा का मुख दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ से काले काले बाल हैं, और जिस तरीके से सूर्य के चारों तरफ काले काले बाल घिर जाते हैं, उसी तरीके से इनका ये सुंदर मुख दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से वहाँ पे जैसे बादल दिखाई देते हैं, उसी तरीके से यह दिखाई दे रहा है, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। तो ये इसकी व्याख्या है। बाकी अब इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे हम देखेंगे इसमें जो क्वेश्चन है उनका आंसर देखेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो इसमें अब क्वेश्चन है कि मेघवन बीच गुलाबी रंग में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे रूपक अलंकार रहेगा, ठीक ना, इसमें रूपक अलंकार रहेगा। और नीले वस्त्र में लिपटी नायिका की छवि कैसी दिखाई दे रही है। तो नीले वस्त्र में लिपटी हुई नायिका की छवि जो है यहाँ पे अगर बात करेंगे तो किस तरीके से दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे इनकी जो लिपटी हुई छवि है वह उसी तरीके से दिखाई दे रही है जैसे बिजली का फूल खिला हुआ है। फिर यहाँ पे परिधान और मृदुल शब्द का अर्थ क्या होता है। तो परिधान का मतलब होता है वस्त्र और मृदुल का मतलब होता है कोमल। तो ये आपके 10 नंबर यहाँ से पक्के हो गए, यानी कि आपको गद्य और पद्य में जो 10-10 नंबर व्याख्या पे लिखना होता है, यानी जो ये 5 क्वेश्चन होते हैं इनके आंसर लिखने होते हैं, तो इसका आपका जो है यही आंसर रहेगा। बाकी अथवा है तो अथवा वाले में हम लोग नहीं देखेंगे, अथवा को छोड़ देते हैं, और अथवा आप लोगों को वहाँ भी छोड़ना होता है। आगे बढ़ जाते हैं तो आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे जीवन परिचय देखते हुए किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80 होनी चाहिए, यानी 80 शब्द सीमा होनी चाहिए। यहाँ पे आप जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों जोड़ के लिखेंगे, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन ये आपका है। इसमें आप लोगों को एक कवि और एक जो है लेखक का जीवन परिचय लिखना है। इसमें से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है और इसमें से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है। तो आइए आप लोगों को हम थोड़ा सा जो है जीवन परिचय और जो आपकी
कवि की जीवन परिचय और लेखक का जीवन परिचय है, उसे हम आप लोगों को दिखा भी देते हैं कि यदि आप लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। काफ़ी मतलब विस्तार में लिखा गया है, आप लोग जैसा चाहें उस तरीके से उसको लिख सकते हैं, तो उसको हम आप लोगों को दिखाते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, हमारे साथ बस बने रहिएगा। तो इसमें हम देख लेते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय, ठीक ना। यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय हम इसमें देख लेते हैं, ताकि जो है एक साथ जैसे आप लोगों को कंप्लीट हर में से कोई एक ना एक तो होता रहे, यानी कि 3 में से कोई एक लिखना है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल का देख लेते हैं। तो प्रसिद्ध साहित्यकार वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म खेड़ा ग्राम जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में सन 1904 ईस्वी में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, इन्होंने वहीं से यानी लखनऊ से ही प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने स्नातक की परीक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पास की और लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि जो है यहाँ पे जैसे मतलब बीए बीएससी होता है और यहाँ पे आपका एमएससी एमए होता है। पीएचडी यानी कि वहीं से स्नातकोत्तर और पीएचडी डी लिट और अन्य उपाधियां जो है इन्होंने वहां से प्राप्त की। ये लखनऊ स्थित पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक के पद पर भी कुछ दिनों तक कार्यरत रहे। दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय के पद को भी इन्होंने सुशोभित किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में पुरातत्व और प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष तथा कुछ समय आचार्य पद को भी इन्होंने सुशोभित किया। इन्होंने अंग्रेजी, पाली व संस्कृत भाषाओं को गहन अध्ययन किया। पाली, प्राकृतिक संस्कृत व हिंदी के कई ग्रंथों का संपादन एवं पाठ शोधन भी किया। इनके द्वारा की गई मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत की टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इन्होंने अपने प्रमुख विषय पुरातत्व से संबंधित ज्ञान को अपने निबंधों के माध्यम से अभिव्यक्ति दी। यह महान व्यक्तित्व सन यानी इनका जो निधन हुआ वह 1967 ईस्वी में हो गया। इनका जन्म 1904 ईस्वी में, इनका निधन 1967 ईस्वी में हो गया। इनकी कृतियां तो डॉक्टर अग्रवाल के निबंध रचना, शोध, अनुवाद, संपादन, सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। डॉक्टर अग्रवाल की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं, जैसे निबंध संग्रह में भारत की एकता, कला और संस्कृति, वांगधारा, कल्पवृक्ष, पृथ्वी पुत्र, मातृभूमि, कल्पलता। संपादन में एक पोद्दार है, अभिनंदन ग्रंथ है, अनुवाद में हिंदू सभ्यता है, शोध में पाणिनि कालीन भारत है। आगे यदि हम लोग देखना चाहें तो इसी में आप जो है संस्कृत अध्ययन में देख सकते हैं, तो बाणभट्ट के हर्षचरित सांस्कृतिक अध्ययन, भारत की मौलिकता, समीक्षा में कालिदास के मेघदूत, मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत की समीक्षा। यदि बात करें इनकी भाषा शैली की, तो इनकी भाषा शैली भी हम देख लेते हैं। भाषा शैली इनकी खड़ी बोली है, ठीक, भाषा शैली इनकी खड़ी बोली है और जिसमें जो है पूरी तरीके से स्पष्ट बात की जाती है, ठीक ना। इनकी भाषा उत्कृष्ट पांडित्य के दर्शन होते हैं, खड़ी बोली है। तो इस तरीके से आप इनकी भाषा के बारे में लिख सकते हैं। बाकी सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, पीडीएफ के रूप में आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आपको अच्छा, यहाँ पे वासुदेव शरण अग्रवाल का हमने जीवन परिचय भी देखा। अब हम लोग जयशंकर प्रसाद का देख लेते हैं, जो कवियों में लिखना है किसी एक का, तो उनका भी देख लेते हैं। बाकी आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, ठीक। तो जयशंकर प्रसाद जी छायावादी कवि हैं। इनका जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। इनका परिवार सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इनके यहाँ तंबाकू का व्यापार होता था। प्रसाद जी के पिता का नाम देवी प्रसाद और पितामह का नाम शिवरत्न साहू था। प्रसाद जी बाल्यकाल सुख पूर्वक व्यतीत हुआ। इनका जो बालकाल था, बचपन था, सुख पूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन अल्प वय में ही इनके माता पिता की 6 छात्रा से वंचित यानी कि इनके माता पिता का देहांत हो गया। प्रसाद जी शिक्षा की व्यवस्था उनके बड़े भाई शंभू रत्न ने की। प्रारंभ में इनका प्रवेश क्वींस कॉलेज में हुआ, लेकिन वहां इनका मन नहीं लगा। इसके बाद इन्होंने घर पर ही संस्कृत व अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया। प्रसाद जी, ठीक ना, 1 मिनट रुकिएगा, इसको हटाते हैं थोड़ा। प्रसाद जी की हिंदी साहित्य में अभिरुचि आरंभ से ही थी। ये कभी कभी कविता स्वयं लिखते थे।
इनके भाई ने जब यह देखा तो इनका मन कविता लिखने में लगता था। ये जब उनको पता चला तब उन्होंने इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए इनको प्रेरित किया। प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य पर हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। कुछ समय के बाद इनके भाई शंभु रत्न का देहांत हो गया, जिसका जिसका प्रसाद जी के हृदय पर गहन आघात हुआ, यानी कि जिसके कारण जो है इनको काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ। अब व्यापार का उत्तरदायित्व तो इन्हीं के ऊपर आ गया था। पिता के सामने से ही व्यापार घाटे में चल रहा था, जिससे ये ऋणग्रस्त हो चुके थे। ये सब बातें इनके जीवन से जुड़ी हुई हैं। इतना ना भी लिखकर आप जो है अब डायरेक्ट यहाँ से आ सकते हैं कि चिंताओं के कारण इनका स्वास्थ्य भी बिगड़ गया। ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए और क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया, यानी इनका देहांत हो गया। हिंदी साहित्य में इनका कुछ योगदान है, उस योगदान को हम लोग देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में इनका क्या क्या योगदान है, तो कवि जो जयशंकर प्रसाद हैं, ये छायावाद के जन्मदाता और छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं। इनकी रचना कामायनी एक काजलई कृति है, जिसमें छायावादी प्रवृत्तियों विशेषताओं का समावेश हुआ है। बाकी ये सभी जो है, ये एक लाइन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी जो है आप लोग इसको पूरा पढ़ सकते हैं। ये आपके सामने जो है एक पीडीएफ के रूप में पड़ा रहेगा, आप जो है इसे देख सकते हैं। और इसका यदि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए कंप्लीट टोटल जो है जो इसका सॉल्यूशन है, तो आप लोगों को मिल जाएगा। इसका हम टेलीग्राम आईडी बना के आप लोगों को जल्द ही इस पे ज्वाइन कर देंगे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप देख लेंगे, ये कंप्लीट आप लोगों को मिल जाएगा। तो बाकी आगे हम लोग जो है बढ़ते हैं इसमें। बाकी इनकी रचनाओं पे हम बात कर लेते हैं। रचनाओं में अगर देखना चाहें तो जैसे झरना है, आंसू है, कामायनी है, लहर है, ये इनकी रचनाओं में है। कुछ कविता संग्रह हैं और फिर इसमें लहर भी इनकी भावात्मक कविता है, ठीक ना। फिर इसी में आप जो है नाटक में इनका देख सकते हैं, जैसे आजाद शत्रु है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, एक घूंट है, ये कई बार जो है पेपर में पूछा जाता है। उपन्यास में कंकाल है, तितली है, इरावती है। कहानी संग्रह में बात करें तो आकाशदीप काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला है, इंद्रजाल भी पूछा जाता है। काव्य में इनका निबंध काव्य और कला, ये अन्य इनके निबंध हैं, ठीक ना। तो ये इनका कंप्लीट जो है हमने रचना, बाकी हिंदी साहित्य में योगदान, जीवन परिचय सब देख लिया है। तो अब हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, बाकी आगे हम लोग पेपर को सॉल्व करते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर जो छठा क्वेश्चन है, इसमें क्या करना होता है, तो एक कहानी होती है और जिसकी समीक्षा या फिर उसमें किसी प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण लिखना होता है। इसमें आप लोगों को अथवा करके दिया गया है, इसमें आप लोगों को किसी एक के बारे में लिखना होगा, ठीक ना। जैसे पंचलाइट, या तो पंचलाइट के बारे में लिखिए, या बहादुर कहानी के बारे में लिखिए, या कर्मनाश की हार। तो इसमें आप लोगों को हम बता दें, आपको पंचलाइट के बारे में लिखना है और पंचलाइट के बारे में आप लोगों को हम दिखा देते हैं। जो लोग अगर इसको नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसी के साथ जो है स्वपाठित खंड काव्य के आधार पर जो इनमें से किसी एक के बारे में लिखना पड़ता है, तो इसमें आपको श्रवण कुमार खंड काव्य के बारे में लिखना पड़ेगा। इसमें भी आपके सामने जो दिया गया है कि श्रवण कुमार काव्य खंड के आधार पर या तो जो है आप प्रधान के बारे में लिखिए, यानी इनके प्रधान जो रहेंगे, ठीक ना, यानी श्रवण कुमार के बारे में या तो आप लिखेंगे, उनका चरित्र चित्रण करेंगे, या फिर तृतीय सर्ग के बारे में लिखेंगे। तो हम लोग इसमें से किसी एक को देख लेते हैं। जैसे इनका जो चरित्र चित्रण है उसके बारे में देख लेते हैं, और ऊपर जो हमारा है अभी इसमें से तो पंचलाइट के बारे में देख लेते हैं। ये दोनों चीज़ें आप लोगों को हम दिखाते हैं, फिर आगे हम लोग इसमें बढ़ेंगे। तो जो एक खंड खा है, इसको हो सकता है अगले पार्ट में आप लोगों के सामने मिले, या फिर इसको हम ज्वाइन करके ही आप लोगों के सामने प्रोवाइड कराएं। बाकी यहाँ तक अभी हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे जो है हमारे जो है समय उतना बचा नहीं है, स्कूल जाना हम लोगों को है। तो ठीक, आगे देखते हैं। हम लोग देखते हैं पंचलाइट कहानी के संरांश के बारे में, ठीक ना, यानी जो उस तरीके से आप लोगों को वहाँ पे लिखना है उसके बारे में आप यहाँ से पूरा कंप्लीट देख लीजिए। इसके बाद आप लोग जो है देख सकते हैं पंचलाइट के बारे में, पंचलाइट के बारे में, ठीक ना। तो इसमें देखिएगा कि एक गांव की बात हो रही है और वहाँ पे महतो टोली, ठीक ना, यानी कि महतो टोली के कुछ अशिक्षित लोग हैं जो रामनवमी के मेले से प्रेटोमेक्स यानी कि लालटेन खरीद के लाते हैं। ये सीधे साधे लोग उसे पंचलाइट या पंचलैट कहते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद बचे हुए 10 रुपये से वे पूजा की सामग्री खरीदते हैं। सभी खुश हैं। इसी उपलक्ष्य में कीर्तन का आयोजन भी किया गया है। टोली के सभी लोग पंचलाइट खरीदने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं।
देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। सरदार ने पंचलाइट खरीदने का पूरा किस्सा लोगों को सुनाया, यानी वो बताते हैं कि किस तरीके से हमने जो है इसको खरीदा है। टोली के सभी लोग सरदार व दीवान को श्रद्धा भरी नजरों से देखते हैं कि हमारे गांव में पंचलाइट आई है। पंचलाइट जलाएगा कौन, उसे सीधे साधे लोगों में कोई भी प्रेटोमैक्स जलाना नहीं जानता था, यानी कोई जानता ही नहीं था कैसे इसको जलाया जाएगा। पहली ही बार टोली के लोगों से पंचलाइट जलवाना वे अपना अपमान समझते थे, यानी वो समझते थे कि अगर हम ही लोग पहली बार जलाएंगे तो हमारा अपमान है। तो इन्होंने निर्णय लिया कि दूसरी पंचायत के आदमी से पंचलाइट नहीं यानी दूसरे व्यक्ति से जलाया जाएगा, ठीक है ना। यानी कि दूसरी पंचायत के आदमी से पंचलाइट नहीं जलवाया जाएगा, दूसरे गांव के व्यक्ति से, चाहे वह बिना जलाए ही पड़ी रहे। पंचों के चेहरे उतर गए। आज किसी ने अपने घर में डिबरी भी नहीं जलाई। राजपूत टोली के लोग उनका मजाक बनाते थे, वे हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं कि कान पकड़कर पंचलाइट के सामने 5 बार उठो बैठो तुरंत जल जाएगा, ऐसी जो है उनका थोड़ा सा मजाक उड़ाते हैं। उनके द्वारा बनाए गए मजाक को महतो टोली के लोगों ने धैर्यपूर्वक सहन किया। वहीं गुलेरी काकी की बेटी मुनरी बैठी थी। वह जानती थी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। वहाँ का एक व्यक्ति था जिसका नाम गोधन था और वो जलाना जानता है। गोधन से प्रेम कहती पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर दिया था। मुनरी अपनी सहेली कनेरी को यह बात बताती है और कलेनी इस बात को पंचों तक पहुंचाती है और गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। जाति की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, गोधन को बुलाया जाए या नहीं, इस विषय पर लेकर पंच सोच में पड़ जाते हैं। अतः अंत में उसे बुलाने का निर्णय किया जाता है। सरकार गोधन को बुलाने के लिए छड़ीदार को भेजता है, लेकिन उसके कहने से गोधन नहीं आता। इसके बाद गुलेरी काकी उसे मना कर ले आती है और गोधन आकर स्प्रिट मांगता है। स्प्रिट का नाम सुनकर सभी उदास हो जाते हैं, लेकिन गोधन गरी के तेल से ही पंचलाइट जला देता है, ठीक ना, यानी कि उसको जो है वो जला देता है। तो इसमें ये इसका जो सारांश था अपने शब्दों में लिखने के लिए ये आप लिख सकते थे, यहाँ से अब आप लोगों को मिल गया। बाकी सभी प्रसन्न हो जाते हैं और पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं। कीर्तन शुरू हो जाता है। सभी उच्च स्वर में महावीर स्वामी की जय बोलते हैं। मुरली प्रेम भरी दृष्टि से गोधन को देखते सरदार गोधन से कहता है कि तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ है, खूब गाओ सलीमा का गाना। और गोधन ने मुरली को देखता फिर जो है पलके झुकाकर गुलेरी काकी गोधन को रात के खाने पर निमंत्रण करती है। तो अगर शीर्षक की बात करें तो पूरी कथा को स्वयं समाहित किए हुए हैं, ठीक ना। ये जो पंचलाइट है फटेश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई है। ग्रामीण बोलचाल तथा इसमें जैसे ग्रामीण की बातचीत हुई है और इसकी जो है पूरी आपको कहानी मिली। बाकी आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे तो उसको लिखिएगा। हमने इसको सोचा कि जो लोग बिल्कुल नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं। बाकी अब हम लोग देख लेते हैं अग्र पूजा, जो नहीं अग्र पूजा नहीं हो तो क्लास 10 में रहता है। यहाँ पे श्रवण कुमार के बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। श्रवण कुमार का जीवन चरित्र चित्रण देख लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं श्रवण कुमार चरित्र चित्रण के बारे में। इसमें कई तरह के जो है आप लोगों को हेडिंग डाल के लिखना है, जैसे मातृ पितृ भक्त। श्रवण कुमार एक आदर्श मातृ पितृ पुत्र था। वह सदैव अपने माता पिता की सेवा करता था। यहाँ पे ती नहीं रहेगा, ठीक है ना। वह अपने माता पिता का एकमात्र सहारा है। वह उन्हें कांवड़ में बिठाकर विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा कराता है। मृत्यु के निकट आने पर भी उसे अपने माता पिता की चिंता रहती है, ठीक है ना। ये मातृ पितृ भक्त में आगे फिर जो है दूसरा देखते हैं। दूसरी हेडिंग सत्यवादी। सत्यवादी में क्या रहेगा कि श्रवण कुमार सत्यवादी है। जब भी वह राजा अभिषेक ब्राह्मणों का आगमन होता है तो वह उन्हें साफ साफ बता देता है कि वह ब्रह्म कुमार नहीं है। उसे माता पिता वैश्य, उसके पिता वैश्य और माता शूद्र हैं। इनके पिता का नाम उज्ज्वल मुनि और माता का नाम चंद्रकला था। क्षमाशील में आप लोगों को क्या लिखना है, तो क्षमाशील में आप लोगों को लिखना है श्रवण कुमार स्वभाव से बड़ा सरल और उसके मन में किसी प्रकार यानी ईश्वर के प्रति द्वेष का भाव नहीं है। वह जो है दशरथ के द्वारा छोड़े गए बाण से आहत होने पर भी उन्हें मन से किसी भी प्रकार का क्रोध उत्पन्न नहीं होता है। इसके विपरीत उसका सम्मान ही जो है उनका सम्मान ही करता है। यानी वो जानता है कि कौन मारा है उसके बाद भी, ठीक ना। वो अलग अलग कहानियां जो रामायण में वो अलग बात है।
आगे वह भाग्यवादी था, यानी वो भाग्य को मानने वाला था कि श्रवण कुमार भाग्य पर विश्वास करता था। वो भाग्य में है, उसे लगता था कि जो भी हो रहा है वो भाग्य में है, वही मनुष्य को प्राप्त होता है। मनुष्य को भाग्य के अनुसार ही फल मिलता है, तो उसे कोई ताल नहीं मिल सकता है। यानी उसका मानना था कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ है वो भाग्य का ही खेल है, यानी जो लोग करते हैं उसी के भाग्य के अनुसार जो उसे मिला है। अभी तक हम लोग खंड का को जो है देख चुके हैं। अब हमें खंड खा देखना है, जिसे आप आज नहीं देख सकते क्योंकि समय जो है अधिक हो चुकी है, ठीक है ना। समय इस हिसाब से ज़्यादा हो गई है, तो इस कारण से जो है अब हम इसको आज नहीं देखेंगे। खंड खा को दूसरे दिन देखेंगे, दूसरे पार्ट में। तो ये पूरा आपका जो है जिसमें खंड खा रहेगा, इसको हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय।